अब यहाँ देखिए हमारे पास कार्बन है, यहाँ कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं, जिसमें से पहला है C12, दूसरा है C13 और तीसरा है C14। तो यहाँ क्या है ना, जो C12 और C14 है वो NMR इनएक्टिव है और जो C13 है वही सिर्फ NMR एक्टिव है, इसलिए हम C13 के बारे में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ देखिए कि C12 क्यों NMR इनएक्टिव है। बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि किस तरह हम एक्टिव और या फिर NMR इनएक्टिव बता सकते हैं। तो उसके लिए एक रूल है कि हमारे पास जो मास नंबर है और एटॉमिक नंबर है वो इवन नहीं होना चाहिए, या फिर इवन या फिर ऑड नहीं होना चाहिए, वो हमेशा इवन ऑड ऐसा होना चाहिए। अगर आपका मास नंबर इवन है तो आपका जो एटॉमिक नंबर है वो ऑब्वियसली ऑड होना चाहिए, और इसी ऑड इवन के बेसिस पर हमारे मॉलिक्यूल को या फिर हम कह सकते हैं आइसोटोप को हम NMR एक्टिव या NMR इनएक्टिव कहते हैं। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता है तो मैं आपको एक टिप्स बता देती हूँ कि आप देखेंगे C12 में तो इलेक्ट्रॉन भी 6 है, प्रोटॉन भी 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 ही है। अब यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों 6 होने की वजह से, मतलब यहाँ दोनों ही नंबर इवन है, प्रोटॉन के भी और न्यूट्रॉन के भी, इसलिए ये NMR इनएक्टिव में चला जाता है। अब C13 में देखेंगे तो यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये इवन ऑड है। अब इवन ऑड होने की वजह से ये NMR एक्टिव में चले गए हैं। अगर आप C14 के लिए देखेंगे तो प्रोटॉन का नंबर 6 है और न्यूट्रॉन का नंबर 8 है, तो इसके वजह से क्या हो गया है कि ये दोनों भी इवन हो गए हैं, इस वजह से ये NMR इनएक्टिव हो गया है। अब बात करते हैं इनके स्पिन क्वांटम नंबर की। तो जो C12 का स्पिन क्वांटम नंबर है वो 0 है, C13 का 1/2 है और C14 का भी 0 है। आपको ये पता होगा अगर स्पिन क्वांटम नंबर 0 आता है तो वो ऑब्वियसली वो आइसोटोप NMR इनएक्टिव होता है। अब ये 0 क्यों आया, इसके लिए मैंने आपको 2 रूल बताए। आपका जो मास नंबर और एटॉमिक नंबर है वो इवन ऑड होना चाहिए, उसके साथ ही प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो भी इवन ऑड होने चाहिए, तभी आपका आइसोटोप्स NMR एक्टिव कहा जाएगा। अब बात करते हैं इनकी ऑकरेंस की। तो हमारा जो C13 का ऑकरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1.1% है। इसके वजह से क्या होता है ना कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें से सभी कार्बन एटम्स NMR एक्टिव नहीं होंगे, सिर्फ कुछ ही होंगे जो NMR एक्टिव होंगे। उसके बाद अगर C12 के ऑकरेंस के बारे में बात की जाए तो C12 का ऑकरेंस बहुत ही ज़्यादा है, और इसका नेचुरल ऑकरेंस या आप कह सकते हैं अबंडेंस ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं उन सब में C12 ये आइसोटोप पाया जाता है। अब याद देखिए जो C14 है उसका जो नेचुरल ऑकरेंस है वो बहुत ही कम है, 0.1% इतना है, और इसलिए वो बहुत ही रेयरली पाया जाता है, पर ये रेडियो एक्टिव होता है। अब इनके गायरोस्कोपिक रेशो के बारे में बात करते हैं हम। तो यहाँ मैग्नेटोगायरिक जो रेशो है वो C13 का H1 से बहुत कम है, मतलब प्रोटॉन से भी बहुत कम कार्बन का मैग्नेटोगायरिक रेशो है। इस वजह से क्या होता है ना, उसके जो कार्बन के हमारे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आते हैं। तो यहाँ देखिए कार्बन 13 का 10.705 है, तो हाइड्रोजन का मतलब प्रोटॉन का 42.57 है। तो अब यह देखिए मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे जिसका आपको यूज़ हो सकता है थ्योरी में। ड्यू टू लेस परसेंट ऑफ C13 इट इज़ अ लेस सेंसिटिव। यह परसेंटेज कम होने के कारण कार्बन 13 के ये बहुत ही कम सेंसिटिव है, एंड क्वांटिटी ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड इज हाइयर। जो सैंपल की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा लगती है, और उसके साथ साथ उसकी जो सेंसिटिविटी है, मतलब जो हमारा पीक आएगा या फिर हमें इसका जो फ़ायदा है वो बहुत ही कम हो रहा है इसकी वजह से। आगे का पॉइंट है हमारा C13 NMR इज टाइम कंज्यूमिंग। अब यहाँ क्या होता है ना, अगर हमारे H1 NMR के सैंपल को हमें एक डिटरमाइन करने के लिए या फिर आप कह सकते हैं एनालाइज करने के लिए अगर आपको 5 मिनट्स लग रहे हैं तो आपको उससे कई ज़्यादा टाइम C13 के सैंपल को फाइंड आउट मतलब एनालाइज करने के लिए लगेगा। तो यह देखिए मैंने कुछ कंपैरिजन में लिखा है। अगर आपके पास 3 mg सैंपल है और आप वो H1 NMR